सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का स्वीट एंड शॉर्ट फैसला आ गया, वो भी रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले। साबिका दौर में जिसको नैब से मुआफ़ियाँ दिलाई गई थीं, अब उनके केसेस दोबारा खोले जाएंगे। पीडीएम इत्तेहाद ने आते ही पहला काम ये किया था कि नैब कानून में 27 तब्दीलियाँ कर डाली थीं। उन तरामीम की बदौलत 90% नैब केसेस ख़त्म होना थे, जिनमें बड़ी तादाद हाई प्रोफाइल केसेस की थी। सदर के इनकार पर इन तरामीम की मंजूरी पार्लिमान के मुश्तरका इजलास ने दी और फिर इसी महीने यानी जून 2022 को साबिक वजीर आजम ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, आपको याद होगा, और इसका फैसला आज आ गया है। बहुत से सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स ने नैब तरामीम के जरिए फ़ायदा उठाया, जिनमें नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शाहिद खान अब्बासी, हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ और इसहाक डार शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो अपने करियर का आखिरी फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए, लेकिन इस सियासी धमाके की गूंज आने वाले दिनों में सुनाई देती रहेगी। प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपसे तारुफ करवा देती हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। साबिक एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर खान जिद्दौन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आप सबकी इजाज़त से नज़ीर लगारी साहब से शुरू करना चाहूँगी। लगारी साहब, जो ये कहा जा रहा था कि नैब तरामीम और धड़ाधड़ बिल पास कराकर जो पीडीएम जमाते हैं, उन्होंने खुद अपने लिए मुश्किलात का अंबार लगा ली है, आपको लगता है कि ये बात सच साबित हो रही है? इसमें सच और झूठ की बात नहीं है। जाहिर है एक कानून जो मौजूद है और एक इदारा जो मौजूद है, उसमें सब ने हिस्सा लिया। पहले एक ज़रूरत थी, एक आमिर मुतले की ज़रूरत थी, जो उसने अपने लिए बनाया था कि एक ऐसा इदारा जो उनके इक़्तिदार को सहूलत दे और सियासतदानों की पकड़ दकड़ करे, सियासतदानों के सियासत के काबिल न छोड़े, वो इसलिए बनाया गया था ये इदारा। और उस इदारे को बाद में सबने मिलकर और ज़्यादा ताकतवर बनाया और उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें डाली हैं। और वो ये समझते रहे थे कि जनाब हम अपने ज़्यादा मुखालफिन का केस साफ करेंगे। फिर वो खुद उसकी जद में आ गए और फिर उसके बाद जो है अब भी सियासत मैनेज करने के लिए, सियासत को जो है वो अपने अंदाज में चलाने के लिए ये सारा कुछ होता रहा है और अब भी हो रहा है। और जो फैसला आया है ये कोई इसको हम कोई बहुत बड़ा तारीख साल फैसला नहीं कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कि दरअसल नैब का बनना ही पाकिस्तान की बदकिस्मती थी और पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते रोकने के लिए और सियासतदानों को गुनाहगार और बाकी सबको पारसा साबित करने के लिए ये इदारा वजूद में आया था। और इस इदारे ने जिस तरह सियासी अमल को तबाह किया और जिस तरह से सियासतदानों की किरदार कुशी हुई है, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। बहरहाल उमर अता बंदियाल साहब का ये फैसला है, मेरे ख्याल में उनके बहुत से मुतनाज़ा फैसलों में से ये भी एक मुतनाज़ा फैसला है। वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है, ये वो वही कर सकते थे, इसलिए कि उनकी नज़र में पार्लियामेंट की कोई तौकीर नहीं, वो कर दिया उन्होंने। तो देखते हैं फिर उसके क्या नतीजे निकलते हैं। ठीक है जिद्दौन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जिद्दौन साहब, ये आला अदालत में ओहदे की तब्दीली के नतीजे में जो नैब तरामीम मुअत्तल किए जाने के फैसले पर क्या कोई असरात होते दिखाई दे रहे हैं, या ऐसा होना हम कह सकते हैं मुश्किल है? नहीं, अदालत पे तो क्या असरात हो सकते हैं। अदालत ने फैसला दे दिया है और फैसला जो है वो 2-1 आपको पता है, 1 डिसेंटिंग आया है और 2 जो जजेस साहिबान थे चीफ जस्टिस, उन्होंने एग्री किया है कि नैब की तरमीम जो है वो होनी चाहिए। अब इसमें देखें ना, एक तो समझने की बात है कि बाद लोग कह रहे हैं जी अब 90 दिन का रिमांड, जो रिमांड वाली और ट्रायल वाली कोर्ट की बेल वाली थी, उन्होंने उसको नहीं किया है सस्पेंड। इन्होंने चंद जो सेक्शन थी उनको सस्पेंड किया या सेटिसाइड कर दिया है। बाकी जो बेनिफिशियल थी किसी एक पार्टी के लिए, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है अभी इमीडिएट फ़ायदा जो है जिन लोगों के ख़िलाफ़ नए केस बनेंगे उनको फ़ायदा होगा। जो लोग आगे 90 दिन का रिमांड गुजार चुके हैं या 2-2 साल या जेलों के अंदर रह चुके हैं, उनको इसका कोई नुकसान मेरे ख्याल में इतना नहीं लगता जितना अभी कोई नए केस जिन पे बनेंगे उनके ज़्यादा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि बाज़ लोग सारे मतलब
एक तासुर ये है कि ये NRO था, NRO नहीं था। एक देखे ना केस जितने भी रेफरेंस आए हैं वो डंप हैं अभी नैब के अंदर। और उन्होंने कहा था जी इनकी जो रेलेवेंस कोर्ट है 54 रेफरेंस जो है बाकी कोर्टों में जा चुके हैं, तो उसमें कस्टम की कोर्ट भी है, स्पेशल जज बैंकिंग भी है, FIA भी है, एंटी करप्शन भी है, FPR की भी है, रेवेन्यू। तो मुख्तलिफ कोर्टों में ये केस जाने थे जो रेफरेंस थे। अब वो ज़ाहिर रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे, उन्होंने दोबारा कहा 7 दिन में दोबारा वापस जो है नैब को वापस कर दें। अब उसमें देखें कितना टाइम लगता है। लेकिन ये कोई समझने की बात है कि ये कोई बिल्कुल केस किसी बंदे पे भी माफ़ नहीं हुआ था, ना ही इस अमेंडमेंट से कोई ये हुआ था कि बस अब ये क्लीन चिट मिल गई यार बंदे को। अगर कोई बंदा नैब को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो कस्टम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर कोई बंदा नैब को इन्फ्लुएंस करता है वो FIA को भी कर सकता है। तो ये तासर बिल्कुल गलत जा रहा है जी कि उन्होंने एक NRO दे दिया था तो अब NRO वापस हो गया है। इस तरह की कोई बात नहीं है जी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बस जितने केसेस हैं जी इन पे बिल्कुल लाइन लगा दें, बिल्कुल ज़ीरो हो गए। उन्होंने कहा था जी नैब से लेके बाकी जो रेलिवेंट कोर्ट हैं, अगर केस कस्टम का बनता है उन्होंने कहा नैब को देने की क्या ज़रूरत है, कस्टम वाले जो है वो डील करें। अगर केस स्पेशल जज बैंकिंग का बनता है वो डील करें, अगर केस बनता है एंटी करप्शन का तो वो डील करें, बाकी इदारे मौजूद हैं वो भी काम करें, उनके भी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो ठीक होना चाहिए। तो अब इसमें और मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है नुकसान जो है ये आप समझ रहे हैं, लेकिन ये PTI को होगा नुकसान, फ़ायदा भी इनको होगा। अगर नया बंदा जाता है तो उसका ज़ाहिर है रिमांड अब 90 डेज़ का नहीं होगा। तो अगर ये कहते हैं कि नैब के केस को अगर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया जाता है तो वो भी इनको नुकसान होगा, क्योंकि अभी नए केस पे कोई रुकावट नहीं होगी। नैब अगर ये सेक्शन रिस्टोर हो गई हैं तो फिर तो केस बन सकते हैं इस तरह, पहले नैब चलता था उस तरह दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक मिनट, आपने कहा कि आपने जैसा PTI का जिक्र किया, तो ये जो फैसला है इसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब समेत जो 6 साबिक जो वज़राए आज़म के केसेस हैं, क्या वो दोबारा नैब को जाएंगे? इस हवाले से थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा। यानी ये सागदार साहब के खिलाफ भी जो केसेस हैं क्या वो खुलेंगे? देखिए 35 जो है पब्लिक होल्डर ऑफिस हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, उनके जो केसेस अगर इस नैब अमेंडमेंट की वजह से उन्होंने कहा जी अभी इनको कार्रवाई छोड़ दें या नैब को वापस कर दिए थे, तो वो डेफिनेटली उन्होंने कहा जी 7 दिनों के अंदर ये दोबारा केस जो उस अदालत के अंदर जाएगी। अब बाज़ केस जो हैं उनका डिसीजन मेरिट पे हुआ है, वो भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जिन केसेस का इस नैब अमेंडमेंट के साथ तल्लुक नहीं था वो मेरिट पे हुआ है, तो वो मेरिट पे फैसला तो मेरिट पे। जिस तरह एक्स जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनके जो अल-अज़ीज़िया, एवनफील्ड और जो फ्लैगशिप के उनको कुटल हुई है, उनके जो वो नैब वाले केसेस हैं वो मेरिट पे चल रहे हैं, अपील पेंडिंग है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो केस अगर शहबाज शरीफ पे अगर मनी लॉन्ड्रिंग पे केस है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का नैब से कोई तल्लुक नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की तो FIA की कोर्ट है, वो लगा चलेंगे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो केस जो इस नैब अमेंडमेंट की वजह से नैब कोर्ट ने कहा जी अब हमारा अख्तियार नहीं रहा है, हमारा दायरा जो है वो नहीं है, आप भेजें नैब को, और नैब का चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल जब वो बोर्ड बनाएंगे तो वो जिस कोर्ट को रेफर करेंगे वहाँ चलेंगे। वो वहाँ पे प्रोसेस जो है वो जूं का तूं पड़ा हुआ था, वो रुक गया है। कुछ उन्होंने 54 के करीब जो रेफरेंस भेजे थे तो उससे भी अगली कोर्टों ने क्वेश्चन उठा दिए कि ये किस लॉ के तहत भेज रहे हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ रिवर्स हो गई है। अब मतलब एक बाल इधर फेंको उधर फेंको, एक आपको पता है जो भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इस मुल्क के अंदर डे फर्स्ट से जब से पाकिस्तान आया है, कभी एबडो आया, कभी प्रोडा आया, कभी एहतसाब एक्ट 1997 आया, तो अभी ये भी अकाउंटेबिलिटी का जो नैब ऑर्डिनेंस था ये मुशर्रफ के दौर में आया। तो बाकी जो पोलिटिकल पार्टीज आई हैं वो भी इसको मिसयूज करती रही हैं। तो अब इसके अंदर जो अमेंडमेंट थी, और आपको बता दूँ ये मेरे पर्सनल नॉलेज में है, ये नैब के अंदर जो अमेंडमेंट थी PTI ने भी प्रपोज की थी, ये ऑन रिकॉर्ड है सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर। ये जब इनके केसेस आए थे मालन जबा का, बिलियन सुनामी ट्री का, हेलीकॉप्टर का, और जो मेट्रो थी शावर उसका, तो इन्होंने कहा था जी आप इस तरह करें कि इतनी अमाउंट करें, ये करें, क्या केसेस जो है नैब जो है विच हंटिंग के लिए आपने दौर में इन्होंने फुल इसको यूज़ किया। अब वो कह रहे थे जी इसके अंदर अमेंडमेंट करके नैब का जो कर, उसकी वजह ये थी, एक वन ऑफ द रीज़न, बिल्कुल ये जेन्युइन रीज़न थी कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया था। फेडरल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या कोई डिप्टी डायरेक्टर जनरल या मुख्तलिफ जो इदारों के इंडिपेंडेंट जो CEO थे, वो कह रहे थे जी कि नैब के डर से इस तरह आज चीमा फवाद को आपने अंदर किया है, ऑनेस्ट अफसरों को, तो वो जो सही काम था बोनाफाइड वो भी उन्होंने छोड़ दिया था। तो उस वक्त उस वजह से भी PTI का ये उस वक्त ये इरादा था, उन्होंने इनिशिएट किया था कि नैब के अंदर कोई अमेंडमेंट हो और सिविल सर्वेंट को भी इस नैब के परव्यू से निकाले। अब दोबारा सिविल सर्वेंट दोबारा इस नैब के परव्यू में आ गए, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी दोबारा ऑफेंस बन गया। ठीक है जी, दोन साहब आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ।
अली गौर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली गौर साहब, आपने लगारी साहब, जिदौन साहब दोनों को सुना, आप और आपकी जमात इस फैसले को कैसे देखते हैं? रहमान रहीम, देखें, जदून साहब ने बात की, लगारी साहब ने बात की, और मैं समझता हूँ कि दोनों माशाल्लाह बड़े अपने फील्ड पे बड़ी महारत रखते हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा एक तजज़िया पेश किया। लेकिन यहाँ पर मैं एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से कुछ चीज़ें बढ़ाऊँगा। मुझे आज वो जजमेंट याद आ रही हैं और वो फैसला याद आ रहा है जब ख्वाजा साद रफीक साहब की बेल हुई थी, तो उसमें जो हमारे जज थे मौजूद, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा था। उन्होंने लिखा था कि नैब एक वो इदारा है जो ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नैब एक वो इदारा है जो पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उन्होंने तो बहुत सी तफसील के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। लेकिन काबिल जिक्र बात ये है कि चले नैब के मामला तो एक तरफ हैं, लेकिन जो बंदयाल साहब हैं, उन्होंने मतलब है कि इस तरह से असल NRO तो उन्होंने अपनी खास साहिबा को दिया, जो कुछ दिन पहले वो फटाफट फैसले किए हैं। इसी तरह से अब भी वो ये समझते थे कि शायद इस वजह से ये तो पुराने केस के कान खुल जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जदून साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है कि वो तो उन केसेस की तो अदालतें मौजूद हैं। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इदारा बनाया गया था और मुशर्रफ दौर में सियासतदानों को विक्टिमाइज करने के लिए ये इदारा बनाया गया था, जिस इदारे की बुनियाद ही बदनीति और बदबयानती पर मुबनी होगी, जो मुल्क के लिए क्या होगा। सिर्फ सियासतदानों के नहीं, आपने देखा कि इस इदारे के जरिए आपके मुल्क के असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगा कर पेश किया गया अदालतों में। इस इदारे के जरिए लोगों को नैब के दौरान खुदकशियाँ भी की, जो कि हिरासत के दौरान जो कि सियासतदान नहीं थे। तो मकसद ये है कि ये हर तरह से हर मकातब फिक्र को, बिजनेस कम्यूनिटी इससे खाइफ है, ब्यूरोक्रेसी इससे खाइफ है, और वो दुरुस्त बात है। वो इसलिए खाइफ हैं कि इसको बड़ा एक भयानक और वो एक कानून बनाया गया था जिससे कि लोगों को विक्टिमाइज करना था और उनको डराना था। जिस तरह से आप अभी देख लें, हाँ, हमने तो नैब की, हमारी लीडरशिप तो जितनी भी है, जितने लोग भी रहे, वो 2-2 साल उनकी बेल नहीं हो सकी, उनकी विक्टिमाइजेशन हुई, और फिर उसके बाद जमानतें हुई, और फिर अदालत, कोई एक केस मुझे बताएं जिसमें कि नैब ने कोई अदालत में जाकर साबित कर सकी हो किसी के ऊपर इल्ज़ाम, जो इन्होंने, जो बातें अरबों से शुरू होती थी, जब पता चलता था कि खुदा वो क्या कहते हैं पहाड़ और निकला चूहा, जब उसके सबूतों पर बात होती थी तो आगे पता चलता था कि किससे नहीं। हाँ, यहाँ पर जो इसमें अमेंडमेंट की गई, उसमें डॉक्टर साहिबा ये सिर्फ कोई PML ने नहीं की थी, ये जो आपके जर्नलिस्ट बिरादरी है, ये जो आपकी वकला बिरादरी है, इन तमाम लोगों की तरफ से मतलब है कि वो तमाम लोगों की राय ये थी, मेजॉरिटी लोगों की राय ये थी कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, और उनका मुतालबा था, और उनके मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए तमाम मकातब फिक्र की ये अमेंडमेंट्स की गई थी। लेकिन बंदयाल साहब ने हमेशा से पार्लिमान को कमज़ोर करने की, और उनका जो टिल्ट था वो एक ख़ास पार्टी की तरफ था, और वो मतलब है कि बड़ा ओपन था, और उन्होंने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ उन्होंने एक पार्टी के वर्कर होने का सबूत दिया। मैं नहीं समझता कि वो मतलब है कि अपने मुतनाज़ फैसलों का, तो जिस तरह से साकिब निसार जैसे लोग आज आप देख लें, अच्छा अली गौर साहब, किन अल्फाज के साथ जिक्र होता है, तो बंदयाल साहब भी सेम उसी बंदयाल साहब भी का भी जिक्र इसी तरह से ही होता रहेगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई इससे फायदा होगा। अलबत्ता न्याजी साहब चूंकि ये कोर्ट में केस लेकर गए थे, मेरा ख्याल है कि वो अब मजा चख लें उनका, कि अब उनको क्या हासिल होता है, क्या मिलता है। ठीक है, आपका काफी डिटेल में पॉइंट आ गया। अच्छा, इससे पहले मैं लगारी साहब की तरफ जाऊं, ठीक है अली गौर साहब, इससे पहले लगारी साहब की तरफ जाऊं, बड़ी सोच विचार के बाद, बड़े इंतज़ार के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख का ऐलान किया गया कि वो वापस आ रहे हैं, तो क्या अब ये जो वापसी है ये मौखिर हो जाएगी, या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे उसी तारीख पर जो दी गई है, गिरफ्तारी देकर पेशियों में जाकर तमाम केसेस का नवाज शरीफ साहब मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे? के इस फैसले के बाद
पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया और ना ही नवाज शरीफ साहब के तरफ से आया है कि उनका कोई आने का जो है वो मौखर किया जा रहा है। और जाहिर है मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब की जो आमद है वो मौखर होगी। नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो अदालतों को और कानून को फेस करेंगे। उन्होंने तो पहले भी फेस किया, अपनी बेटी के साथ आए थे और जबकि उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, उन्होंने आकर के कानून के आगे सरेंडर किया था। अगर कि झूठे मुकदमा थे, अगर कि उनके और हमारी पार्टी के बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात थे, अभी भी जिन हालात में गए अभी भी उनको भेजा गया। न्याई साहब के खुद हॉस्पिटल, वो जो शौकत खानम के डॉक्टर थे, सब थे। अब वो जो भी बातें करें, उनको तो मुल्क से गिला वतन करने वाले ये लोग थे। तो नवाज शरीफ साहब तो वापस आएंगे, वो अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, मुकदमात को फेस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है नवाज शरीफ साहब, आप कह रहे हैं वापस आएंगे और नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। लगारी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, इस पर भी आप कॉमेंट करना चाहें तो लगारी साहब प्लीज कीजिएगा। दूसरी बात है लगारी साहब, ये ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक सियासत में तत्हीर का जो अमल है मुकम्मल ना कर लिया जाए। क्या आपको ये जो फैसला है ये इसी सिलसिले की कोई कड़ी लगता है? अच्छा, क्या आइन ने ये लिखा है कि इलेक्शन फुला काम से मशरूत होंगे? क्या ये कहीं आइन ने ये भी दर्ज कर दिया है कि अच्छा फुला काम रह गया है वो हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन तो इलेक्शन है, अपने 5 साल के बाद होने हैं। उसके लिए तो अगर कोई और एजेंडा आ गया है तो उसके लिए आइन में तो गुंजाइश नहीं है। बाकी जाहिर है जो गुंजाइश पैदा करना चाहें तो राशि जिसके पास भी होगी वो जाकर गुंजाइश पैदा करता रहेगा। और पार्लियामेंट कमजोर रहेगी तो उस कमजोर पार्लियामेंट से वैलिडेशन भी हो जाएगी। और जो इस तरह की लगारी साहब आइन तो ये भी कहते हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, ये भी यहाँ पे मुअम्मा बना होता है। आइन अब आइन बड़ा क्लियर होता है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि तमाम जो पार्लियामेंट के लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये एक पेज पर नहीं आते और पार्लिमानी मामलात अदालत में चले जाते हैं। आइन तो बड़ी चीजों में वाज़ेह है लेकिन पता नहीं कंफ्यूज क्यों कर दिया जाता है। अब ये कंफ्यूजन है कि सदर जो है उसके पास इख्तियार है या फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, ये भी एक बहस है। हालांकि आइन तो क्लियर है। नहीं, आइन अपनी जगह पर क्लियर है, लेकिन आइन की ताबीर और तशरीह में अफराद, गुरूह, शख्सियात और अदालतें अगर मनमानी वो जो है अपनी ख्वाहिशात की करेंगे ताबीर और तशरीह, तो फिर तो आप आइन को बेकार समझे ना, किसी काम का नहीं है फिर आइन तो। आइन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो फेडरेशन को, मुल्क को, वफाक को एक रखता है और सलामत रखता है और तमाम इकाइयों का और वफाक का ताल्लुक जाहिर करता है। ये सारी चीजें अगर कोई डंडा लेकर आए कि छोड़ो जी वफाक को और छोड़ो जी हर चीज को, पहले मेरा पुराना काम है वो पूरा कर लें उसके बाद देखा जाएगा, तो फिर आपकी मर्जी है कि आपके अगर किसी के हाथ में डंडा है तो अपनी मर्जी है, जो करना चाहे कर दे। चलें, पैनल प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मेरी मर्जी है कि अभी ब्रेक पे चले जाएं। ब्रेक, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिदोन साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिदोन साहब, ये जो 50 करोड़ रुपए तक की जो करप्शन है उसकी जो छूट दी गई थी जो अब खत्म कर दी गई है, तो आप समझते हैं कि इस लिहाज से एक अच्छा इकदाम है? क्योंकि एहतसाब जो है वो तो हर किसी का होना चाहिए जिसने भी कोई बदउनवानी की हो। नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले इस तरह कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा छूट मिल जाएगी। 50 करोड़ का वो असल में जो नैब का सफेद था या नैब जो बना था वो मेगा करप्शन केसेस के लिए। अब देखें ना, अब तो ये बात करते हैं तो ये इसने 10 अरब की करप्शन कर ली, इसने 12 की कर ली, इससे घर से 70 अरब निकल आया है, तो इतने बड़े बड़े केसेस हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी नैब को बड़े केसेस करने दे, कोई केस बनता है तो सीरियसली, तो बाकी जो 50 करोड़ है उसको कोई और कोर्ट जो है जैसे केस बनता है वो करे। ये माफ़ करना या कोई नहीं है, वो उन्होंने एक टैग की थी कि जी इतने अगर अमाउंट बनती है तो किसी दूसरी कोर्ट में ट्रायल हो। ये NRO का कोई ऐसा मामला नहीं है जो उन्होंने ये नहीं कहा कि 50 करोड़ किसी बंदे ने करप्शन किया है वो 50 करोड़ तक कर सकता है, उसे कोई पूछ नहीं है या उसको माफ है 50 करोड़ का। ये मैंने जैसे पहले कहा है, न्याब के अंदर अमेंडमेंट का मकसद ये था कि न्याब को दूसरी कोर्टों के अंदर बाकी जैसा केस बनता है, जिस तरह आप टैक्स का कोई मैटर है, अगर एक बंदे ने टैक्स डिफॉल्ट किया है या जानबूझ के छुपाया किसी जगह से या कोई ऐसे उसने पैसा ऐसा ब्लैक मनी किया है, तो वो आप FPR वाले, इनकम टैक्स वाले, वो ज़्यादा बेहतर इस केस को कर सकते हैं। अब हर केस अगर न्याब के अंदर टेक्निकली, अब न्याब के अंदर टेक्निकली इतनी एफिशिएंसी नहीं है। अब मुझे बताएं, न्याब के अंदर कन्वेक्शन रेट जो है पॉलिटिशियन का बहुत ज़्यादा कम है, कन्वेक्शन हुई भी है तो कोई रिकवरी नहीं हुई है। आखिरकार या
सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है या हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। इसके अलावा भी पॉलिटिशियन के अलावा भी जितने केस भी आते हैं उसमें नैब की उस तरह की कन्वेक्शन और रिकवरी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो एक तो उसके लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उस पर जो स्टिग्मा लगा हुआ है इसकी वजह से भी जो है, और दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया था। इससे कतन ये मकसद नहीं है कि कोई अमेंडमेंट के जरिए किसी को NRO दिया है। उन्होंने कहा था जी कि इसके बर्डन काम करने के लिए दूसरी कोर्टों के अंदर ये केसेस शिफ्ट करें ताकि एक एक केस में बाज़ बात नैब के अंदर इतने पुराने केस भी हैं, 20 साल से केस चल रहे हैं, कोरेक्टा केस के फलाना केस, पीपल्स पार्टी के दौर के भी केस चल रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा था बजाय इसके इसको ओवर बर्डन करके, फिर नैब की इतनी कोर्टें नहीं थी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स जो है नैब की बनानी पड़ती हैं। तो उनके पास जितने पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, तो उन्होंने कहा जी इनका बर्डन भी कम हो जाएगा। तो बाकी जो शिफ्टिंग है, आप देखें ना 500 रेफरेंस के लिए अगर आपके पास 10-12 कोर्ट होंगी तो उस 15-15, 10 साल लग जाएंगे। कोई बंदा अगर जेल के अंदर पड़ा हुआ है, 5 साल उससे कैद निकाल ली है, उसके बाद बरी होता है, वो 5 साल जो उसके अंदर निकाले हैं उसकी लिबर्टी कर्टेल की गई है, उसके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट किया, उसका कोई आंसर नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई नैब का चेयरमैन उसको कोई कंपनसेशन नहीं दे सकता, ना ही कोई ऐसा कानून मौजूद है, ना मैकेनिज्म मौजूद है कि आप दोबारा नैब वालों पे केस करें, उनसे रिकवरी करें, या नैब का कोई बंदा इस झूठे केस के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अली गौहर साहब, ये जो सियासतदान है अब तक नैब पर सियासी मुकदमात का इल्ज़ाम लगाते आए हैं, तो अब तो कोई मुखालिफ सियासी हुकूमत मौजूद नहीं है, तो क्या रुकावट है? अपने केसेस का सामना करें, सब खुद को क्लियर करवा लें, क्या हर्ज है इसमें? जी बिल्कुल सीधा आपने देखा अली गौहर साहब पहले भी। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी देखिए, बात यह है कि सियासतदान जो हैं वो तो बिलखसूस मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो कौन सा ऐसा बंदा आपको पहले अब नज़र आया है कि जो फेस ना कर रहा हो? शायद खाकान अब्बासी साहब को देख लें, ख्वाजा साद रफीक साहब को देख लें, ख्वाजा मोहम्मद आतिफ साहब को देख लें, हमजा शहबाज, मरियम साहिबा, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हमारी पार्टी के कायद शहबाज शरीफ साहब, मतलब तमाम लोग, एक बड़ी तवील लिस्ट है कि जिसमें मतलब है कि वो उन्होंने फेस किया, बल्कि और ना सिर्फ रिमांड भुगते हैं, ना सिर्फ, बल्कि नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहबा की तो अदालत में आप पेशियाँ देखें कि कितने 200 से भी ऊपर, और किसी एक आप तो ये चेयरमैन PTI तो जाते थे, टोटल 4 पेशियों पर गए या 5 पे, नहीं तो रोज इनकी एप्लीकेशन आई है कि क्या ये वजह। लेकिन हमारी लीडरशिप ने तो कोई पेशी भी खाली नहीं छोड़ी, और इसी को कहते हैं असल चीज के अदालतों के आगे सरेंडर करना। हाँ, वो झूठे मुकदमात का होना, और जिस तरह से जजेस की वीडियोस और ऑडियोज आई हैं वो आपके सामने। लेकिन एक चीज डॉक्टर साहिबा देखें, जब हमारे पास FIA का इदारा है, जब हमारे पास एंटी करप्शन का इदारा है, जब हर इदारों की अलग पोस्ट भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि नैब ने मां सवाए के लोगों में हरासमेंट फैलाई, लोगों को जिस तरह से कि नैब न्याजी जज से और मशहूर हुआ था, उस वक्त इन्होंने वो रिटायर्ड जनरल बाजवा के साथ मिलकर जिस तरह से PMLN को विक्टिमाइज किया, और जनरल फैज के जरिए वो किसी ढका छुपा हुआ तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का फ़ायदा बाई एंड लार्ज तो मुल्क को नहीं होगा। मुल्क की अगर हम कहते हैं कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है तो हमें इदारों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जिस तरह के भी आप 50 लाख वाला केस है, तो यहाँ पर तो आपने देखा है कि 25-25, 30-30 हज़ार के केस पर भी लोग बेचारे एंटी करप्शन के और दीगर मुकदमात में जेलों में जाते हैं, महीना 2-2 महीने उनकी बेल भी नहीं होती है। तो ये नहीं है कि 5 करोड़ वाला मकसद, ये कि ये तयन किया जाए कि 5 करोड़ का केस किस अदालत में जाएगा। वही है कि नैब को तो फिर महंगा चाहिए ना, फिर ये अपनी कारकर्दगी भी दिखाए। और आपको याद होगा कि उस वक्त वो जो वो रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने वो बड़ी जनाब क्लेम करते थे इतनी रिकवरी। आपको याद है कि वो ब्रॉडशीट केस में नैब को कितना जुर्माना हुआ, और किस तरह से वो एक्सपोज हुआ, और किस तरह से शहजाद अकबर किक बैक होते हुए भी एक्सपोज हुआ। तो मकसद ये है कि अगर आप उन चीज़ों को देख ले तो शायद वो तमाम चीज़ें जो वो सारे में गई। ठीक। तो बाई एंड लार्ज मेरा ख्याल है कि ये मामला हम नहीं समझते। हाँ, आपने वो केस देखा कि जिसमें जजेस के इख्तियारात के बारे में एक लेजिस्लेशन स्टार्ट हुई थी, तो उस पर भी बंदियाल साहब ने स्टे ऑर्डर दे दिया था। इसका मतलब है कि पार्लिमान जो कि सबसे सुप्रीम इदारा है, उसकी तज़हीक और तौकीर खराब करने के लिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई कसर नहीं उठाई।
तो पार्लिमान किसी की मिरास तो नहीं है कि वो PMLN की मिरास है या किसी और पार्टी की है। पार्लिमान तो हमारा एक मुल्क का इदारा है। तो मैं समझता हूँ कि और जिस तरह से जदीद के इख्तियारात को वकला की और बार की मुतालबे के ऊपर बैलेंस किया जा रहा था, बल्कि उनको इख्तियारात ज्यादा दिए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्योंकि वो मर्जी के बेंच बनाना चाहते थे, वो उनके बस में नहीं रहना था, उन्होंने उसके ऑर्डर दे दिया। बात तो बड़ी मुख्तसर थी। तो ये भी उन्होंने मेरे ख्याल जाते हुए कोई वो इसी किस्म का ही कोई कदम उठाया है, और वो जाते हुए मतलब है कि ये तनख्वाह ना लेकर जाते तो बेहतर था। अब मैं ढके छुपे अल्फाज में तो यही बात कर सकता हूँ। अच्छा अली गौहर साहब, बिलावल साहब पंजाब में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, मरियम साहिबा सिंध में, तो सिंध में जाकर अगर आप लोग इत्तेहाद करते हैं, सीट एडजस्टमेंट करते हैं वहाँ की पार्टियों के साथ, MQM के साथ, GDA के साथ या JUI के साथ, अगर आप लोग सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो पीपल्स पार्टी को फिर टफ टाइम दे सकते हैं। पंजाब में विदाउट एनी डाउट नून लीग का वोट बैंक है और बाकी एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है सिंध में पीपल्स पार्टी का है। तो सिंध आपको लगता है कि आगे जाके आप लोग सिंध में भी पंजाब की तरह वोट बैंक अपना मजबूत बना सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया। देखें, गुजारिश ये है कि जब 2018 में जब हमारी पार्टी को शदीद तरीके के साथ विक्टिमाइज किया जा रहा था, जेलों में बंद कर दिया गया था, और ये डिसाइड हो चुका था कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब और दूसरे लोगों की इलेक्शन के दौरान दिल्ली भी नहीं होंगी, तो उस टाइम पर भी आपने देखा जब RTO सिस्टम के जरिए वोट कराए गए, बोडा साहब वाली सीट पर शहबाज शरीफ साहब कराची से जीत चुके थे, 200 का वो डंडी मारी गई, और आपको पता है कि जिस तरह से उनको मतलब है कि उनको जीती सीट को हराया गया। मैं समझता हूँ कि सिंध में और कराची में PMLN का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हाँ, ये बात दुरुस्त है। एक वर्कर की हैसियत से मैं भी ये कहूँगा कि हमारी पार्टी को जितना वहाँ पर अवामी राब्ता मुहिम चलानी चाहिए, अगर हम मौसम तरीके से सिंध में चलाएँ तो हम वहाँ से अच्छी खासा सीटें लेने का क्वेश्चन रखते हैं। ये सिंध से मिल सकता है। इसमें किसी हद तक हमारी अपनी पार्टी के भी कुछ लोग सिंध से तल्लुक़ रखते हैं, उनका मुनज़्ज़म ना होना, प्रॉपर कंट्रोल ना करवाना, दिलचस्पी ना लेना, ये मामला। लेकिन आप मेरा ख्याल है मरियम साहिबा पूरे पाकिस्तान में पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। वक्त तो कम है इलेक्शन में, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरी ये गुजारिश है कि हम वो तमाम पार्टियों, पीपल्स पार्टी समेत, MQM समेत दीगर जो हम वो तमाम पार्टियाँ जो हुकूमत के दौरान इत्तेहाद में रहे, अपोजिशन के दौरान भी इत्तेहाद में रहे, लेकिन कुछ पार्टियाँ, लेकिन हमारे अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो हैं। हमने हर इलेक्शन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल कॉन्टेस्ट किया। जाहिर है जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हर पार्टी लीडर को ये राइट है, हर पार्टी को जिस सूबे में चाहे कंट्रोल करे। ठीक है जी, आपका राइट है, हर पार्टी का राइट है कि आप बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अली गौहर साहब से मुझे लगारी साहब की तरफ जाना है। लगारी साहब, आपने अली गौहर साहब को भी सुना, तो लगारी साहब ये बिलावल साहब जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही है? वो ये समझ रहे हैं, शायद उनको ये एहसास हुआ है कि आहत चीमा और फवाद हसन फवाद और जो बहुत करीब थे मियां नवाज शरीफ के और PMLN के, उनको वजीर बनाया गया, और शायद इनके जो नामजद लोग थे उनको नहीं बनाया गया, तो इस वजह से ऐसा समझा जा रहा है और उनके जहन में ये तासुर है। मेरा ख्याल ये है कि जो जितना ज़्यादा इक़्तिदार से दूर रहेगा अवाम में वही ज़्यादा मकबूल होगा। इस वक्त तो इक़्तिदार के करीब जाना भी ज़्यादा ख़तरे की बात है। नवाज शरीफ साहब के या उनकी पार्टी ने ये ख़तरा मोल लिया है कि अपने वज़रा बनवा लिए हैं, लेकिन आगे उनको पता चलेगा इन वज़रा की कारकर्दगी और पिछले अपनी 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी के मामले में फिर बहुत सी चीज़ों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। अब बिलावल साहब को इसका इसरार नहीं करना चाहिए कि उनके लोगों को भी जो है वो इक़्तिदार, हाँ, अगर बिलावल साहब को कंपेन नहीं करने दी जाए, उनकी आज़ादी इज़हार राय में कोई रुकावट डाली जाए, उनके हरकत में कोई पाबंदी डाली जाए। ऐसा हुआ था 2018 के इलेक्शन में, उनको रोक दिया गया था पंजाब में दाखिल होने से, उनको रोक दिया गया था। जब सराइकी बेल्ट में आए थे तो उनको चनेकोट के करीब रोक दिया गया कि आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उनका काफिला रुका रहा था, फिर उनको वहाँ से लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाई नहीं करने दिया गया। मेरी उस वक्त के जो DG थे अपना सिविल एविएशन के, उनसे बात हुई थी, तो उनने बड़े गोल मोल किस्म का जवाब दिया था और कहा था कि जी हमारी तरफ से तो पाबंदी नहीं है,
लेकिन आप ये समझ लें कि हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन जाहिर है वो पाबंदी थी और उनकी मूवमेंट पर भी पाबंदी थी। वो 2018 के इलेक्शन में तो इस तरह से हुआ था और वैसे भी सहूलत पहुंचाई जा रही थी एक खास किस्म के शहजादे को, तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। अगर अब होती हैं तो उसको हम समझेंगे कि ये ज्यादती हो रही है। अगर उनको किसी भी उनके सियासी अमल में रुकावट डाली जाती है तो उसको समझा जाएगा कि गड़बड़ है। अगर इनके लोग वजारतों में नहीं है तो इनको इस बात पर परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान तो उनको होना चाहिए जिनके लोग वजारतों में मौजूद होंगे। अच्छा, इस हवाले से जब बात करते थे लगारी साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा निगरान वज़ीर आज़म को ख़त जा चुका है। ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे, कुछ लोग जो कि निगरा काबीना का हिस्सा बने जिस पर एतराज़ात उठाए जा रहे थे दूसरी पार्टी की जानिब से। हाँ, तो ये इलेक्शन कमीशन अगर इस हद तक गैर जानबदारी रखता है और एतराज़ करता है तो ये भी एक अहम बात है जिसको नोट किया जाना चाहिए। और अगर उसका नतीजा बरामद होता तो ये भी इस खत पे जरा आप अपना मौक़िफ़ क्लियरली जरा दीजिएगा, आपका तज्जिया इस खत के ऊपर। जी हाँ ना, तो ये खत अहम है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ किया है बाद अफराद की हुकूमत में या काबीना में शमूलियत पर, तो जाहिर है इस पर तो वो जवाब देंगे वज़ीर आज़म, जो भी उनसे पूछा जाएगा, या इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत को ख़त लिखा है तो उसका जवाब वो देंगे। इसका जवाब हम नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल अगर ये तासुर होता है कि हुकूमत जानिबदार है या हुकूमत जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है या हुकूमत किसी एक पार्टी को फेवर कर रही है, एक पार्टी को फेवर नहीं कर रही है, तो फिर ये ज़ाहिर इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। बाद में ये मसाइल बड़े मसाइल बनेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अली गौहर साहब की तरफ जाऊं, लगारी साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी देखते हैं आप? जिस तारीख का ऐलान किया गया 21 अक्टूबर, तो आपको लगता है कि वो आ जाएंगे वापस 21 अक्टूबर तक? मेरा ख्याल है कि तारीख देने की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और उन्हें आकर इस मुल्क के अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए। वो उन्होंने जितना अरसा वो बाहर रहे हैं, वो जो उनकी सेहत का मामला था तो हम उनके लिए दुआ गो हैं वो सेहतमंद हों और जल्दी उनको शफा हो। लेकिन अगर वो किसी सियासी मसलहत के बहस नहीं आ रहे हैं तो ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है। और उनका अगर किरदार है सियासत के अंदर तो उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए और जो तारीख दी गई है 21 नवंबर के, उससे भी पहले आ जाना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सियासतदानों के लिए मुश्किल और आसान चीज़ें दोनों होती हैं। वो वज़ीर आज़म भी बनते हैं और वो जेलों में भी जाते हैं। और अगर कोई जेल में भेजा जाता है उनको, देखें दो फैसले हैं ना, एक फैसले में जज आप आसानी देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, मुश्किल देख रहे हैं आगे, ये जो आपने बड़ी अहम बात अभी की है लगारी साहब? नहीं, मुझे मुश्किल और आसानी की वो नज़र नहीं आता है बात। मैं तो ये देखूंगा कि इस वक्त जो ताकत के मराकज़ हैं वहाँ पर किस तरह का मूड चल रहा है, वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। और जो समझ रहे थे हम कि जनाब उनके ऊपर जो अटैक करने वाले लोग हैं, उन्होंने इदारों को ज़ाहिर है कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, उनकी सलाहियत को, उनकी काबिलियत को, उनकी जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। और 9 मई के इतने बड़े असरात नहीं हुए, लेकिन ये कि उनके वापस आने से वो खुद मजबूत होंगे अगर आएंगे तो। और कोई चीज़ और कोई मजबूत हो ना हो, अगर वो वापस आते हैं तो खुद ही उनका फ़ायदा होगा और ज़्यादा मजबूत होगा और जारी बात उनकी पार्टी का मोराल भी बुलंद होगा। ठीक है अली गौहर साहब, ये आखिरी 1-1.5 मिनट है मेरे पास, आपका लास्ट कमेंट भी देना चाहें। दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी भी एक्सपेक्टेड है, आपकी पार्टी इस हवाले से क्या सोच रखती है? लाया अमल, स्ट्रैटेजी क्या किया जाएगा, इस्तकबाल किस तरह किया जाएगा, थोड़ा प्लान जो आप लोगों के जहन में हो? देखिए बात ये है कि नवाज शरीफ साहब पहले भी कई दफ़ा झूठे मुकदमात में कई बार जेलों में बंद रहे हैं, तो जाहिर है वो सियासतदान है, एक लीडर है, अगर वो वापस आएंगे तो वो हर तरह के हालात को के मतलब नब्ज़ आज़मा होने के लिए आएंगे, वो हर किस्म के हालात को फेस करने के लिए आएंगे। तो जाहिर है कि अगर गिरफ्तारियाँ तो गिरफ्तारियाँ पहले भी हुई, लेकिन जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के सेहत के मसाइल ज़रूर हैं, अदालतों के भी सामने हैं और मुकदमात भी होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब है कि नवाज शरीफ साहब को ये चीज़ें अब फेस करना पड़े। वो ऑलरेडी इन चीज़ों में काफ़ी उनको फेस कर चुके हैं और भुगत चुके हैं।
वो और उस केस का लगारी साहब आप जिसका इल्जाम जिसमें उसमें तो मरियम नवाज साहबा ऑलरेडी बरी हो चुकी हैं, आपको पता है। नवाज शरीफ साहब का तो बड़ा वो ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। लगारी साहब लास्ट में 30 सेकंड इलेक्शन आप कब देख रहे हैं लगारी साहब? मैं देख रहा हूँ वो आएंगे, उनका एक रोल है, वो पाकिस्तान की सियासत में आएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे और अगर उनकी पार्टी जीतकर तो वज़ीर आज़म बनेंगे। तो यह हम सब कुछ देख रहे हैं कि वक्त क्या कहता है। और दूसरी बात, अहम बात यह है, और इंतखाबात कब देख रहे हैं? जी इंतखाबात मैं देख रहा हूँ फरवरी से आगे नहीं जाएंगे। मेरा अपना ख्याल यह है कि इलेक्शन फरवरी तक हो जाएंगे, अगरचे वो 90 दिन में होने चाहिए थे, लेकिन 90 दिन में नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है नई हुकूमत का, अभी तक हमें डेट नहीं मिली है। हमें कम से कम डेट देनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपकी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।